आज का दिन इमरान खान साहब की सियासत के हवाले से मेक और ब्रेक सूरत हाल उनके लिए बनने जा रही है। इमरान खान साहब की नाअहली जो है वो सामने खड़ी हुई है। 8 अगस्त से पहले पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत जो है वो इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सीनियर नायब सदर ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अली मोहम्मद खान साहब को 8वीं मरतबा दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के बयान की तरदीद कर दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज का दिन इमरान खान साहब की सियासत के हवाले से और इमरान खान साहब की मौजूदा सियासी स्ट्रगल के हवाले से, या पता नहीं सियासी स्ट्रगल कहूँ या स्ट्रगल कहूँ, खैर आज का दिन जो है मेरी नज़र में उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन साबित होने जा रहा है। और मेरा ख्याल में ये मेक और ब्रेक सूरत हाल उनके लिए बनने जा रही है। ये इतनी बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी सारी तफसीलात मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और आप उसके बाद जब ये वीडियो देख लेंगे तो फिर आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि वाकई आज का दिन इमरान खान साहब के लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि कई हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स जिनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे, तो अगर तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ जो है मिल सकें। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर एक दफ़ा चेक कर लीजिए कि आपने बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया हुआ है या नहीं, और उसके ऊपर ऑल वीडियोस जो है वो आना चाहिए। पर्सनलाइज के बजाय ऑल वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको रिसीव होना चाहिए। तो ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा जल्दी जल्दी खबरें बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़रा एंड तक मेरे साथ ही रहिएगा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, या सोशल एक्टिविस्ट कहें, सनम जावेद, जिनको गिरफ्तार किया गया था 9 मई के मामलात के अंदर, उनके अब खावंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अतीक रियाज उनका नाम है, और उनको भी जो है जिना हाउस हमला केस में जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। शनाख्त परेड के लिए उन्हें अदालत में पेश किया गया और चेहरा ढांप कर जो है उनको अदालत के अंदर लाया गया। ये वही सनम जावेद हैं जिनके वालिद साहब ने भी जो है वो ये कहा था कि इमरान खान साहब ने जो है वो यंग जनरेशन का काफ़ी बेड़ा गर्क किया है। और उन्होंने वो यहाँ तक कहा था कि मैं ख़ुद अपनी बेटी से भी जो है बहुत बातों के ऊपर इख्तलाफ करता था, और मेरा इख्तलाफ था इस बात के ऊपर कि ये इमरान खान के पीछे जो है ना यहाँ काफ़ी ज़्यादा आगे चली गई है। तो आप समझ लीजिए कि उन साहब के दामाद को भी जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सीनियर नायब सदर सुमेरा मलिक ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मैं PTI को छोड़ रही हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में ये उस वक्त की सूबाई हुकूमत की तर्जुमान भी थी, तो उन्होंने भी जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ज़िया-उल हक बंगश, उन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक साहब वाली, उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उन्होंने कहा कि जी 9 मई के वाक़यात काबिल अफसोस हैं 9 मई के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं अपना सियासी सफ़र परवेज़ खटक की क़यादत में PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो है वो मैं जारी रखूँगा। तो आपको याद होगा कि मैंने जिस दिन ये अनाउंस हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, बड़ी इनकी एक लो प्रोफाइल किस्म की जो है वो इफ्तिताही तकरीब थी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा कि नाम जो है वो इसमें शामिल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक पहली एंट्री जो है हो गई है। इसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब को जनाब 8वीं मरतबा दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, और 3 MPO के तहत जो है उन्हें गिरफ्तार किया। 3 MPO का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसका मतलब है कि वो लोग जो नक्श अमन के सिलसिले में जो है वो टारगेट में होते हैं कि इनकी वजह से अमन ओमान ख़राब हो सकता है। तो डिप्टी कमिश्नर बेसिकली इसके अहकाम जारी करता है। डिप्टी कमिश्नर ने के हुक्म के ऊपर ही अली मोहम्मद खान को जो है 8वीं मरतबा गिरफ्तार किया गया है। जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने आज अली मोहम्मद खान को 4 अगस्त तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया था, और मर्दान की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने भी अली मोहम्मद खान की ज़मानत मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। इसके बावजूद उनको 8वीं दफ़ा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हिफाजती ज़मानत का हुक्म मुअत्तल करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसमें मौक़िफ़ बताया गया है कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हिफाजती ज़मानत दी, जिसे पंजाब हुकूमत ने चैलेंज कर दिया। सूबाई हुकूमत की अपील पर डिवीजन बेंच ने हिफाजती ज़मानत का फैसला मुअत्तल कर रखा है। मौजूदा केस में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं हो सकती। अदालत लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का हुक्म कलअदम करार दे। तो परवेज़ इलाही साहब भी जो हैं वो इमरान खान साहब के पीछे पीछे अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, मतलब इनका खैर अलग केस है। अच्छा जी, इसके अलावा नईम हैदर पंचोता, अब आप हैरान हो रहे होंगे ये कौन साहब हैं। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग इनके नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे।
लेकिन ये वही साहब है जिनके बारे में मैंने कल एक वीडियो की थी जिसमें इन्होंने जज साहब से, वो जज साहब जो तोशाखाना का केस जो है सुन रहे हैं, उन्होंने कहा था शट अप, तो इन्होंने आगे से कहा था यू शट अप। और इनकी इंस्टिगेशन भी काफ़ी हुई थी और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स थे उन्होंने काफ़ी हुल्लड़बाजी की थी कोर्ट रूम के अंदर। तो ये इनके इस टेम्परमेंट की वजह से हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। उनको एक किस्म का इनाम दिया गया है और इमरान खान साहब ने जनाब उनको कानूनी उमूर का अपना तर्जुमान बना दिया है, इन साहब को, नईम हैदर पंचोता साहब को। ये इमरान खान साहब के ऑब्वियसली ये इस केस के अंदर वो इनके वकील भी हैं और उनकी कानूनी टीम में भी शामिल हैं। अच्छा, वैसे ये इट्सेल्फ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है कि इमरान खान साहब का जो वकील है वो शख्स जो एक्चुअली इनको एक केस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने पार्टी का ओहदा जो है उसको अगले दिन फड़का दे दिया कि लो जी तू ला यार, क्या ज़बरदस्त तूने, मतलब खान साहब को तो आपको पता है गालियाँ गुलियाँ और ये गुस्सा करने वाले लोग जो हैं वैसे ही बड़े पसंद हैं। तो खान साहब ने कहा तेरा इनाम है, तो चीते फड़ तू। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब साइफर केस में आज FIA के सामने पेश हुए। FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जो है उनसे सवाल और जवाब किया। तकरीबन 2 घंटे तक ये सेशन जो है वो चला है और उसके बाद जो है पूछगछ के बाद वो FIA हेडक्वार्टर से चले गए। बाद में खान साहब ने जो है कौम से खिताब किया। मैं अभी उस पॉइंट के ऊपर मैंने आना है, ये ज़हन में रखिएगा, वो जो मैंने आपसे कहा ना कि आज का दिन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन तमाम चीज़ों से उसका ताल्लुक नहीं है, वो एक और चीज़ है जो मैं अभी डिटेल से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन्होंने जी कहा जी आज मैंने FIA इंक्वायरी के अंदर हिस्सा लिया। मैंने कल भी बताया था कि FIA इंक्वायरी ज़रूर करे, लेकिन इसमें साबित होगा इंशाल्लाह कि मैंने कोई कानून पाकिस्तान का नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा जो बड़ी इंटरेस्टिंग आगे बातें आने लगी, जो सीक्रेसी एक्ट है वो मेरे ऊपर बिल्कुल लागू नहीं होता। उन्होंने कहा मेरे तो आंदा ही नहीं है, और वही बातें मैंने आज वहाँ जाकर कहीं। मैंने उनको समझाया कि ये जो साइफर होता है, एम्बेसडर जो साइफर भेजता है खुफिया कोड में, वो फॉरेन ऑफिस में ही रह जाता है। ज़रा टेक्निकल अब मैं आपको बताता हूँ, ये डंडी की तरह मार रहे हैं, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। उन्होंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर, सदर, आर्मी चीफ, ISI चीफ और सबको जो जाता है, एक काबीना सेक्रेटरी को भी जाता है, वो साइफर नहीं जाता है। जो साइफर का मफहूम होता है वो अपने लफ्ज़ों में लिखकर हमारे पास पहुंचता है। जो हमारे पास आता है उसके अंदर सीक्रेट कोड नहीं होता। सीक्रेट कोड सिर्फ फॉरेन ऑफिस के पास रह जाती है। तो पहले चीज़ तो ये है कि सीक्रेट कोड चूंकि मेरे पास आई नहीं, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सीक्रेट कोड आम कर दें, यानी कानून तोड़े। अच्छा, अब जरा इस पॉइंट के ऊपर आ जाए। 2-4 चीज़ें। इसका मतलब है कि बेसिकली वो जो आप पर्ची हिला रहे थे, वो जो इस्लामाबाद के जलसे में पहली दफ़ा आपने पर्ची हिलाई थी, वो आप झूठ बोल रहे थे कि ये देखो ये ख़त है। वो एक्चुअली वो ख़त नहीं था। वो ख़त तो वो सिरे से था ही नहीं, वो तो एक साइफर था जो एक एम्बेसडर ने आपको लिखा था। मैंने तो उसके अंदर भी आप जाके देखे, मैंने कहा थी, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि एक और रंगबाजी जो है ना वो शुरू हो गई है, और वो अल्टीमेटली प्रूफ भी हुआ कि वो रंगबाजी थी। वो बेसिकली एक एम्बेसडर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो वहाँ से भेजा हुआ था। उसके बाद वो भी आगे से जो है वो मज़ीद तब्दील होता है। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो सीक्रेट कोड में नहीं आता और वो कोई ऐसा इशू नहीं था, तो बाद में जब आपकी तहरीक एतमाद आपके खिलाफ आई भी थी और जब उस वक्त आपको हटाया जा रहा था और ये सारे आप जो एंकरों शैंकरों को अपने पास बुलाते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उस वक्त उनको दिखाते क्यों नहीं थे उस वक्त? और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन सहाफ़ियों ने, उन एंकरों ने ये कहा हुआ ऑन रिकॉर्ड कि हमें दिखाया नहीं गया, हमें दिखाया नहीं गया। इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाती। तो अगर आपके पास वो अगर आप कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो ओरिजिनल वो जो कोडेड साइफर है वो तो कभी आया नहीं, मेरे पास तो एक्चुअली उसको जो डीकोड किया जाता है और उसके ऊपर वो जो लिखा जाता है, मेरे पास तो वो आया, तो वो सीक्रेट एक्ट में नहीं आता। तो अगर वो सीक्रेट एक्ट में नहीं आता तो दिखा देना था ना एंकरों को, सहाफ़ियों को दिखा देना था। उस वक्त तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। लेकिन आप लोग बार बार उस वक्त टॉक शोज़ में कहा करते थे कि हम दिखा नहीं सकते, हम दिखा नहीं सकते क्योंकि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो सवाल ये कि अब आप ये फरमा रहे हैं कि नहीं वो तो जो है वो सीक्रेट एक्ट के अंदर आता नहीं है, और फिर आप आज़म खान साहब ये भी कह रहे हैं कि आपने वो घुमा दिया हुआ है, ये भी वो फरमा रहे हैं। बल्कि ये खुद भी मेरे ख्याल में कहीं पे ये बात कह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी दूसरी चीज़ मैंने उनको समझाया कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉल कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे सर्विसेज चीफ होते हैं, उसके सामने मैंने उठाकर रख दिया साइफर, यानी उसका जो मफहूम था वो फैसला करता है कि अमेरिका को पाकिस्तान के मामलों में मुदाखलत करने के लिए हम डिमाश देंगे। अब मैं जिस मामले पर आना चाहता हूं, जो असल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है। लो जी, खान साहब भी ब्रेकिंग न्यूज़ हम देने लगे हैं। अब सच सामने आया है, मुझे चेयरमैन नैब ने, जिस पर मैंने हरजाना किया हुआ है,
उसने जो मेरे वारंट निकाले और जिस तरह से मुझे कमांडोज ने वहाँ से उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और सारी दुनिया को बताया गया कि इमरान खान को करप्शन में उठाया गया है। इमरान खान को दुनिया जानती है, क्रिकेट के दौर से जानती है, जो कभी मैच फिक्सिंग में नहीं आया, जो क्रिकेट की तारीख में पहली बार न्यूट्रल अंपायर लेकर आया। अगर पाकिस्तानी कौम ने किसी को अपने पैसे से ट्रस्ट किया है तो वो इमरान खान है। अपनी तारीफें खुद ही किए जा रहे हैं। ये कहना कि ये चोरी के ऊपर पकड़ा गया है सारी दुनिया में मेरी तौहीन है। मैंने इसलिए नैब चेयरमैन के ऊपर हर्जाना किया हुआ है और अब मेरा केस और मजबूत हुआ है। सो बेसिकली खुद ही बैठ के कि जी आपके ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया कोई लगा सकता, ठीक है, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लग सकता, और अगर कोई इल्ज़ाम लगाए तो इसका मतलब है उसके ऊपर हर्जाने का नोटिस उसको भेज दिया जाए। उन्होंने कहा और मेरा केस और मजबूत हुआ है। वो मजबूत कैसे हुआ है वो अब मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का वादा है कि सच सामने आना है। 21 अप्रैल 2020, आज से 3 साल पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड नैब की मीटिंग होती है और उसके मिनट्स अब मेरे पास हैं। बोर्ड मीटिंग में बैठा कौन था? चेयरमैन नैब, डीजी ऑपरेशन जाहिर शाह। जाहिर शाह उस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब है। प्रोसिक्यूटर जनरल बैठे हुए थे, वो अभी भी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, और एक और डीजी बैठे थे इरफान मंगी, और उस वक्त के डिप्टी चेयरमैन बैठे हुए थे। अप्रैल 2020 का जिक्र कर रहे हैं जब इनकी अपनी हुकूमत थी, उसका जिक्र कर रहे हैं। उस हाई पावर्ड मीटिंग के अंदर क्या फैसला होता है? मलिक रियाज और उनका बेटा अली रियाज मलिक का वो केस था। इसमें फैसला होता है कि ये जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं किस चीज़ पर इंक्वायरी कर रहे थे तब, यही जो मलिक रियाज की एनसीए के साथ डील होती है। ये जो पैसा आया था, जो उन्होंने कहा कि चूंकि मलिक रियाज ने अलकादिर स्पॉन्सर की थी इसलिए मैंने उनको फ़ायदा करवाया है। अब ये सोच लें कि 3 साल पहले नैब के अंदर ये इंक्वायरी शुरू हुई और इनको पता था, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन वहाँ बैठे हुए थे मीटिंग में, प्रोसिक्यूटर बैठे हुए थे, इसका मतलब नैब चेयरमैन को पता था। और इसीलिए जब उन्होंने जोर लगाया, आफ्ताब सुल्तान जो पहले नैब चेयरमैन थे, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि ये इंक्वायरी होकर बंद हो चुकी है। और ये इंक्वायरी नैब डायरेक्टली एनसीए से राब्ते में थे, और जो एनसीए के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई वो ये मिनट्स के अंदर है। मिनट्स में जो लिखा है वो ये है कि कैश तो आ जाए, लेकिन एक चीज़ है वन हाइड पार्क, जो अली रियाज ने, मलिक रियाज के बेटे, उन्होंने ख़रीदा था नवाज शरीफ के बेटे हसन शरीफ से 50 मिलियन पाउंड का, तकरीबन 18 अरब रुपया, 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है नवाज शरीफ के बेटे से। इसके मिनट्स में है कि अली रियाज जब वो प्रॉपर्टी बेचेगा उसके बाद अगर वो पैसा ना आया तो फिर नैब भी एक्शन लेगी और एनसीए भी एक्शन लेगा। अगर वो प्रॉपर्टी बेच देता है तो इंक्वायरी बंद होगी। इंक्वायरी बंद हो गई थी, तो मैंने नैब चेयरमैन से अब मैं सवाल पूछता हूं कि आपको इस चीज़ का पता होगा। आफ्ताब सुल्तान तो नहीं माना होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये सारा फ्रॉड है, यानी ये जो केस मेरे ऊपर कर रहे हैं उसकी बुनियाद है ही कोई नहीं। और आप ये बात सुन लें, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान ने ये बंद करवाई है, तो मुझे अगर पता होता तो तब नैब की इंक्वायरी जो जब कर रहा था मैं तब उनको बताता। मुझे तो आज मिली है ये चीज़। मुझे जब 3 घंटे बिठाया नैब ने, मैं तब कहता। यानी खैराती यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मैंने मलिक रियाज का फ़ायदा करवाया है। और जब एनसीए से बात कर रही थी नैब, तब उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा आना है, क्योंकि अरेंजमेंट ये थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तो पैसा आ चुका है पाकिस्तान में। तो गवर्नमेंट से पूछता हूं कि क्या चीज़ आपको रोक रही है? आप केस कर दें, जाकर कह दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, क्यों नहीं साबित करते? तो मैं चेयरमैन नैब से ख़ास तौर पे ये पूछना चाहता हूं कि सारे तो केसेस आप बंद करते जा रहे हैं, तो आपके ज़मीर को कोई तकलीफ नहीं हुई कि जो केस बंद हो चुका था उसमें आपने एक बेकसूर को सारी दुनिया में जलील करवाया, झूठा केस बनाकर, जबकि आपको फैक्ट्स मालूम थे। ये नैब के रिकॉर्ड में मौजूद है। मुझे एक इधर से मिला है, ये तो आपके रिकॉर्ड्स में था। तो ये केस तो मैं करूंगा पूरी तरह। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि 3.5 साल में इक़्तिदार में रहा। उनको कौन से 2 केसेस करप्शन के मिले हैं। एक मिला है ये कि मैंने खैराती यूनिवर्सिटी बनाई, उसको फ़ायदा पहुँचाकर, यानी मलिक रियाज को। और दूसरा केस ये तोशा खाना। मैं सबसे कहता हूँ कि ये साबित होगा कि मैंने सारी चीज़ें कानून के मुताबिक कानून के बीच में की हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 6 साल जनरल बाजवा थे, उनको कितने तहफ़ मिले हैं, और हम सब जानते हैं कि उनको हम सबसे ज़्यादा तहफ़ मिले हैं, वो भी सारे डिक्लेयर करवाएं। ये बिल्कुल बात ठीक है, सबको डिक्लेयर करना चाहिए, इसमें खान साहब की कोई बात गलत नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर है। मतीउल्लाह जान साहब ने एक्चुअली ये ट्वीट किया है, सीनियर सहाफ़ी। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के बयान की तरदीद कर दी है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए कहा कि उन्होंने जो ज़बान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्तेमाल की वो बतौर तर्जुमान तहरीक इंसाफ पार्टी की हिदायत पर इस्तेमाल की थी। आगे लिखते हैं कि कमीशन के कमरा अदालत में इमरान खान से MJ TV ने सवाल किया कि क्या आप और आपकी पार्टी ने फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने के लिए कहा था? इमरान खान ने जवाब दिया, वो तो आप फवाद चौधरी से पूछे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने कौन सी ज़बान इस्तेमाल की थी। इस केस में फवाद चौधरी के भाई एडवोकेट फैसल चौधरी इमरान खान और फवाद चौधरी दोनों के वकील थे, जिन्हें तब्दील करने के बाद इमरान खान ने एडवोकेट
शुएब शाहीन को वकील मुकर्रर कर लिया है। तो इस केस के अंदर खान साहब ने जो है उन्होंने कहा कि जी वो चौधरी साहब से पूछें कि उन्होंने ज़बान जो है वो क्यों इस्तेमाल की। अच्छा जी, अब जो मैं उस पॉइंट के ऊपर आ जाऊँ कि जो मैं आपसे कह रहा था कि आज का दिन जो है वो खान साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। मैं वजह बताता हूँ क्यों। इमरान खान साहब ने तोशा खाना केस के हवाले से जो है वो एक पटिशन की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस सिलसिले में 2 रुकनी बेंच जो है वो आज बना दिया गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने ये बेंच बनाया है और इसमें जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो हैं ये सबसे न्यूली इंडक्टेड सुप्रीम कोर्ट जज हैं। तो ये 2 रुकनी बेंच जो है वो बना हुआ है। आज उसने इस केस की समाअत करनी है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे वो ये डिमांड करेंगे कि जी तोशा खाना केस जो है इसके ऊपर हमें स्टे दिया जाए और इसकी प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाए। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 2 रुकनी बेंच इस किस्म की कोई स्टे नहीं देता और केस चलना शुरू हो जाता है तो तोशा खाना केस के अंदर 2 गवाहों की जरा जो है वो अब मुकम्मल हो चुकी है, यानी गवाहियों की स्टेज जो है वो मुकम्मल हो चुकी है नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल में इस केस में इमरान खान साहब की ये आखिरी कोशिश है कि किसी तरह मैं ट्रायल को रुकवा लूँ। वैसे तो हर किस्म का डिलेइंग टैक्टिक इन्होंने नीचे यूज़ किया है, लेकिन अब ये उनकी आखिरी अटैम्प्ट है। अगर तो उनको यहाँ से रिलीफ मिल गया इस 2 रुकनी बेंच से तो ये केस जो है वो रुक जाएगा, स्टे आ जाएगा उसके ऊपर। और अगर ना हुआ तो तोशा खाना केस का जो फैसला है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये फैसला आ जाए। ज़्यादातर वो रिपोर्टर्स जो अदालती मामलात को कवर करते हैं उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब की नाअहली जो है वो सामने खड़ी हुई है, बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, तो इसमें ज़्यादा देर अब नहीं लगेगी। तो अब सिर्फ बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बीच में छलांग मार के इस चीज़ को रोकता है या नहीं रोकता। तो इसलिए आज का दिन मेरी नज़र में इमरान खान साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यह कि अगर ये ना रुकी, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्टे ना दिया गया और ये केस चल गया नीचे और केस ने फैसला सुना दिया तो इमरान खान साहब की नाअहली हो सकती है, नाअहली हो सकती है और हो सकता है कि कोई सज़ा भी जो है वो अनाउंस कर दी जाए। अगर ये सारा कुछ हुआ तो फिर एक डोमिनो इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब, मेरे पास इस्लामाबाद के अंदर जो चंद खबरें हैं वो ये हैं कि जी शायद का मैं एक बहुत बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 8 अगस्त से पहले इस असेंबली की तहलील से पहले इमरान खान साहब को शायद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस सूरत हाल में जो है वो किसी भी तरह जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है वो इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहती। उनके ज़हन में ये है कि निगरां हुकूमत के आने से पहले इमरान खान साहब का ना गिरफ्तारी कन्विक्शन के हवाले से कोई हिसाब किताब हो जाए। उसके बाद जाहिर बात है फिर लेटेस्ट स्टेज, अगर ये ज़हन में रखिएगा मैं अगर और मगर की बेस के ऊपर ये अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ कि अगर ये कन्विक्शन हो जाती है उसके बाद एक तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलता, दूसरा ट्रायल कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दे देता है, तीसरी स्टेज आएगी कि उसकी एक डिटेल जजमेंट जो है वो आनी पड़ेगी। डिटेल जजमेंट आएगी तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जो है उसके अगेंस्ट अपील कर सकेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसके लिए भी एक बड़ा लंबा टाइम जो है वो जज साहब को चाहिए होगा। हो सकता है जज साहब ले लें, एक बड़ा तवील टाइम लें इस जजमेंट को लिखने के हवाले से। वो कब आएगी? वो जब आएगी फिर इस्लामाबाद को हाई कोर्ट में जो है वो दाखिल होगी। आम तौर पे मेरी आज एक सीनियर वकील से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करने का जो टाइम है वो साल से 2 साल भी लग जाता है। आम आदमी जो होता है ना उसके लिए साल से 2 साल भी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे अशराफिया जिसमें इमरान खान साहब खुद भी आते हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, उनके लिए काम तेज़ भी हो सकता है लेकिन काम डिलिबरेटली डिले भी हो सकता है। वी डोंट नो क्या होता है। लेकिन ये अगर ये सारा प्रोसेस, ये जो मैं आपको 30 दिन का और ये सारा कुछ बता रहा हूँ, अगर ये किक स्टार्ट हो गया तो निगरां हुकूमत बनने वाली है और खान साहब को फिर कब को जाके रिलीफ मिलता है वी डोंट नो। तो इसलिए आज का ये जो दिन है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, आज जब ये अपील सुनी जाएगी तो ये पिटीशन सुनी जाएगी तो पता लग जाएगा कि अब ये मामला आगे चलना है कि नहीं चलना। अगर आज ये रिलीफ ना मिला तो वी आर सीइंग रिजल्ट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट वेरी सून। और मोस्ट प्रॉबेबली जो भी ये रिजल्ट आएगा, अगर आ गया नीचे से, तो वो खान साहब जो हैं वो उससे ज़्यादा खुश नहीं होंगे। तो इसलिए आज तमाम तर नज़रें जो हैं वो सुप्रीम 9 से ले के 2-3 बजे तक। एक और डेवलपमेंट ये भी है कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो बिल है वो मोस्ट प्रॉबली आज पार्लियामेंट के अंदर जो है वो
मंजूर हो जाएगा। और उसके तहत ये भी देखने से ताल्लुक़ रखता है कि निगरां वज़ीर आज़म को जो है वो उसकी पावर्स जो हैं वो इंक्रीज़ की जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म आएगा वो पॉलिसी डिसीजंस भी जो है वो ले सकेगा। अब इसकी वजह से इस्लामाबाद के अंदर शक इस बात का है कि अगर वो पॉलिसी डिसीजंस लेने की इतनी ज़्यादा पावर आपने उसको दे दी है तो फिर 90 दिन के लिए तो शायद वो नहीं आ रहा, हो सकता है कि फिर वो लंबा ही आ रहा हो यहाँ पे, और वो कितना लंबा आ रहा है वी डोंट नो। तो इसलिए आज का दिन कानूनी और सियासी मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।